तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसआरएम लेक्चर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, है ना? तो अब तक जो हम बात कर रहे थे, आई थिंक ये थर्ड पार्ट है हमारा नर्सिंग प्रोसेस का। तो हम जो अब तक जो बात कर रहे थे वो नर्सिंग प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे थे। नर्सिंग प्रोसेस में ही हमने देखा कि नर्सिंग प्रोसेस है क्या। जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं हमें, जिनको अभी यहाँ से मिल रहा है वीडियो, जो अभी हमें ज्वाइन किए हैं, वो थोड़ा प्रीवियस जाकर के देख लें। अपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसको जाकर के थोड़ा सा एक बार उसको एक नजर डाल लीजिए उस पर भी, जिसमें कि हमने बात किया है कि नर्सिंग प्रोसेस है क्या, नर्सिंग स्टेप्स क्या क्या हैं, नर्सिंग प्रोसेस के सॉरी स्टेप्स क्या क्या हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं नर्सिंग प्रोसेस के, और क्या इंपॉर्टेंस है नर्सिंग प्रोसेस का, और जिस नर्सिंग प्रोसेस का यूज करके एक नर्स एक पेशेंट का केयर कर सकती है या करती हैं, इसके बारे में हमने बात किया था। कैसे काम करता है नर्सिंग प्रोसेस, इसके बारे में आई थिंक 40 to 45 मिनट तो बस हम लोगों ने इसी बारे में डिस्कस किया कि नर्सिंग प्रोसेस काम कैसे करता है, क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कैसे कैसे नर्सिंग प्रोसेस का को बनाया जाता है, नर्सिंग प्रोसेस कैसे वर्क करता है, कैसे एक नर्स नर्सिंग प्रोसेस के हेल्प से चीजों को आसान कर सकती है या पेशेंट का अच्छे से केयर कर सकती है। फिर उसके हम फर्स्ट स्टेप की हमने बात की, जिसमें हमने असेसमेंट को भी देखा। असेसमेंट का क्या था मतलब, तो असेसमेंट क्या है, तो असेसमेंट एक डाटा कलेक्शन है। डाटा कलेक्शन का मतलब जो भी पेशेंट से हम बात करते हैं, जो भी पेशेंट का आउटकम हमें निकल कर आता, बातचीत में जो भी हम पेशेंट के बारे में लेना चाहते हैं, आइदर वो सब्जेक्टिव डाटा के रूप में या ऑब्जेक्टिव डाटा के रूप में, है ना, उसका हाइट हो, वेट हो, जो प्रॉब्लम्स सॉरी जो भी डाटा निकल कर आ रहा है उसकी बात हम कर रहे थे। हाइट है, वेट है, बॉडी टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, जो भी चीजें आप लोग, पल्स रेट ज्यादा है कम है, क्या है वो जो आपने आपने जो डाटा कलेक्ट किया उसको हमने क्या बोला, नर्सिंग सॉरी असेसमेंट बोला, नर्सिंग असेसमेंट बोला। अब इस नर्सिंग असेसमेंट का हमने क्या बताया, तो सर इसमें दो चीजें हो सकती है। उसके सोर्स की हम बात कर रहे थे, क्या सोर्स हो सकता है, तो प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्सरी सोर्स, इसके बारे में भी हमने बात की। और क्या हमने देखा, तो क्या मेथड एक नर्स यूज कर सकती है असेसमेंट के लिए, मतलब जो भी असेसमेंट कर रहे थे, जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे थे, उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए एक नर्स क्या क्या मतलब मेथड का यूज कर सकती है। जिसमें हमने कुछ इंटरव्यूज की बात की, क्वेश्चन सेशंस की बात की, है ना, कुछ प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल रिकॉर्ड्स की हमने बात की। इन सब चीजों के हेल्प से ये सब मेथड हो सकते हैं पेशेंट का डाटा को कलेक्ट करने का, है ना। इसी सीक्वेंस में अब जब हम सेकंड स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस में पहुंचे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस। क्या बोलते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस। व्हाट इज नर्सिंग डायग्नोसिस? नर्सिंग डायग्नोसिस मींस होता है नर्सिंग, जो भी प्रॉब्लम्स निकल कर आए, आपने जो भी डाटा लिया, उस डाटा से जो भी प्रॉब्लम निकल कर आया। अब फॉर एग्जांपल आपने डाटा लिया था असेसमेंट के दौरान, आपने जो भी डाटा लिया था, उस डाटा में आपको क्या पता चला, सर उसमें उसमें हमने ब्लड प्रेशर लिया था, पल्स लिया था, टेम्परेचर लिया था, वेट लिया था, हाइट लिया था, है ना, और भी चीजें आपने ली। पेशेंट ने आपको सीजर्स बताया, नोजिया बताया, आपने वोमिटिंग ऑब्जर्व की। तो ये सब चीजें जो थी, ये सभी बच्चे क्या है, ये सभी डाटा ही तो है ना, ये सभी क्या है, डाटा ही तो है। अब ये बीपी ज्यादा हो सकता, कम हो सकता, पल्स रेट ये ज्यादा हो सकता, कम हो सकता, टेम्परेचर ज्यादा कम हो सकता, वेट ऊपर नीचे हो सकता, है ना? तो ये जो भी अब निकल कर आया, अब आपको ये देखना है कि हमने जो भी डाटा कलेक्ट किया, क्या वो नॉर्मल है, क्या वो नॉर्मल है। मतलब अगर नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से ज्यादा है, नॉर्मल से कम है, पिछली क्लास जो वीडियोस है, जो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की इस बारे में कि क्या है डिजीज, मैंने एक डिजीज का बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की थी कि डिजीज है क्या। तो बट फिर मैंने ये एक लाइन बोला कि जो कि किसी भी चीज का कम हो जाना, या किसी भी चीज का ज्यादा हो जाना, या किसी भी चीज का कम हो जाना, मतलब कोई भी चीज बढ़ गया या कोई भी चीज कम हो गया, ये डिजीज कहलाता है। ये क्या कहलाता है, डिजीज कहलाता है। और ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यही एक्चुअल प्रॉब्लम होता है जो मेडिकल या नर्सिंग डायग्नोसिस में हम इसको देखते हैं। तो अब ये मेरी बात समझिएगा, सर ये बढ़ जाने और कम हो जाने का मतलब क्या है, तो लो फिर से एक बार समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर को हम लेते हैं। ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मल, 120/80 हमें बताया गया कि ये नॉर्मल होता है। अगर 120/80 से ज्यादा हो जाए, मतलब 150/100 हो जाए, बढ़ गया, ज्यादा हो गया, तो ये प्रॉब्लम। अगर यही ब्लड प्रेशर 150/100 ना होकर के कितना हो जाए, सर 100/60 हो जाए, मतलब कम हो गया ब्लड प्रेशर। अब नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल जो वैल्यू है, उस नॉर्मल वैल्यू से अगर कम आया तो भी प्रॉब्लम।
तो क्या है डिजीज, तो ये कहीं ना कहीं हाइपोटेंशन का केस हो सकता है, बढ़ गया तो हाइपरटेंशन का केस हो सकता है। तो यही तो डिजीज है, मतलब किसी भी चीज को बढ़ जाना, किसी भी चीज का कम हो जाना, क्या कहलाता है सर, डिजीज कहलाता है। वही चीजें अब आपको देखनी है। आपने जो डाटा लिया है अब तक आपने जो असेसमेंट में देखा, आपने जो कुछ भी असेस किया, उस असेसमेंट के दौरान आपको जो भी डाटा मिला, आपने उसमें ये अब आपको देखना है कि क्या चीज बढ़ा हुआ है और क्या चीज कम है। मतलब कुछ भी बढ़ा है या कुछ भी कम है, वो आपका प्रॉब्लम निकल कर आएगा, और उसी प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, नर्सिंग डायग्नोसिस में लिखना है, और उसी प्रॉब्लम्स को तो आपको ट्रीट करना है ना। आप इसी का तो केयर करोगे, इसी को तो ट्रीट करोगे कि जो भी चीजें आपको बढ़ी हुई मिली या जो भी चीजें आपको कम मिली। अब ट्रीटमेंट क्या है, फिर से एक चीज समझ लो कि ट्रीटमेंट क्या है, व्हाट इज ट्रीटमेंट। तो बच्चों ट्रीटमेंट क्या है, तो जो भी चीजें कम थी उसको बढ़ा दिया जाए, या जो भी चीजें ज्यादा थी उसको कम कर दिया जाए। कम कर दिया जाए मतलब जो नॉर्मल वैल्यू है उस पर ला दिया जाए, यही तो है, यही तो ट्रीटमेंट है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक नॉर्मल वैल्यू है, अगर इससे कुछ ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम, कम हो गया तो प्रॉब्लम। अगर कोई चीज बढ़ा हुआ है तो उसको थोड़ा कम करो, और अगर कोई चीज कम है तो उसको थोड़ा ज्यादा करो। तो ये क्या बन जाएगा अब ये ट्रीटमेंट। अब ये क्या बन जाएगा बच्चों, ट्रीटमेंट। तो उम्मीद है आपको इजी फॉर्म में ये चीज समझ में आई होगी कि क्या ट्रीटमेंट और क्या डिजीज हो सकते हैं। अब यही तो चीजें तो हमें करनी है। अब जैसे ही हमने डाटा कलेक्ट किया असेसमेंट में, अब इस असेसमेंट में हम मैच करने की कोशिश करेंगे, मतलब देखने की कोशिश करेंगे कौन सी चीजें बढ़ी हुई है, कौन सी चीजें कम है उसको बढ़ाना है, बढ़ा है उसको घटाना है, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, प्रॉब्लम बोलते हैं। जो भी चीजें कम थी, कम होना भी प्रॉब्लम, ज्यादा होना भी प्रॉब्लम, अब इसी को हम प्रॉब्लम बोलेंगे, मतलब इसी को हम नर्सिंग डायग्नोसिस। क्लियर है। तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है। तो एक और चीज समझिए, नर्सिंग डायग्नोसिस एक क्लिनिकल जजमेंट है जो एक नर्सेस के द्वारा लिया जाता है, उनके स्किल के बेस पे, उनके नॉलेज के बेस पे, उनके एक्सपीरियंस के बेस पे, जो भी नर्सेस एक उस प्रॉब्लम को जो एसेस करती है, जो जजमेंट बनाती है, वही नर्सिंग प्रोसेस होता है, सॉरी नर्सिंग डायग्नोसिस होता है। देखना यहाँ क्या लिखा है मैंने, ये यहाँ लिखा है, आपको मिल रहा होगा। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, एक क्लिनिकल जजमेंट है। किसके बारे में क्लिनिकल जजमेंट है, एक इंडिविजुअल का। आपने किसको असेस किया, इंडिविजुअल को असेस किया तो इंडिविजुअल के बारे में, एक फैमिली, पूरी फैमिली को असेस किया तो उस फैमिली के बारे में, उस कम्युनिटी को असेस किया तो उस कम्युनिटी के बारे में। मतलब नर्सिंग प्रोसेस क्या है, तो एक क्लिनिकल जजमेंट है अबाउट इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी का जो भी रिस्पॉन्सेस है उसके और उसके जो एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसको हम क्या बोल, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स निकल कर आया उसी हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, तो उसी हेल्थ प्रॉब्लम को सर हम नर्सिंग डायग्नोसिस बोलते हैं। क्लियर है। चलिए क्या हो गया भाई, ये ऐसा क्यों हो रहा है। चलो ठीक है, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चे, उसी चीज को हम नर्सिंग प्रोसेस बोलते हैं। चलिए और कुछ चीजें देखने की कोशिश करते हैं कि सर ये नर्सिंग डायग्नोसिस तो है, नर्सिंग डायग्नोसिस। अब एक और चीज, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफाइन करती है इसको, ये भी जानना जरूरी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे जो डिफाइन करती है स्टैंडर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस को, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको नंदा के रूप में पढ़ते हैं। आप सबने सुना होगा इसका नाम, नंदा इंटरनेशनल, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, नंदा इंटरनेशनल, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, नर्सिंग डायग्नोसिस को, स्टैंडर्ड डायग्नोसिस को क्या करती है, जिसको पढ़ के हम ये सारी चीजों को करते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन था, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म में हम उसको नंदा भी बोलते हैं। लीजिए अब नंदा क्या है, नंदा डायग्नोसिस के अंदर हमें देखने को मिलता है उसके जो कैटेगरीज है या उसके जो टाइप्स है वो 4 टाइप्स के हो सकते हैं। कितने टाइप के नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। 4 कैटेगरी में नंदा ने इस जो भी प्रॉब्लम्स निकल कर आए उसको 4 हिस्से में उसने बांटा। किस किस हिस्से में बांटा, पहला प्रॉब्लम फोकस्ड या एक्चुअल डायग्नोसिस भी बोलते हैं उसको, दूसरा रिस्क डायग्नोसिस भी बोलते हैं उसको, तीसरा हेल्थ प्रमोशन या वेलनेस डायग्नोसिस भी बोलते हैं उसको, और चौथा सिंड्रोम डायग्नोसिस भी बोला जाता है। क्लियर है। तो ये 4 चीजें हैं, 4 चीजें आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कहीं पे भी कितने टाइप्स के होते हैं या कितने कैटेगरीज होते हैं नंदा 1 में या नंदा डायग्नोसिस में, कितने कैटेगरीज होते हैं। तो बच्चे 4 डायग्नोसिस होते हैं। कौन कौन से हैं वो डायग्नोसिस, तो आप इसको नोट डाउन कर देना। देखो जब भी क्लास लेने के लिए बैठो ना, तो एक पेन और एक पेपर लेकर के बैठो
पेन और कॉपी लेकर के बैठो, मतलब नोटबुक लेकर, जहां पर आप कुछ लिख सको, जो भी इंपॉर्टेंट, अगर पूरा नोट्स ना भी बनाते हो तो चलेगा, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे तो लिखा ही करो, जरूर लिखो, वरना ये अभी तो याद रहेगा, अभी तो क्लास सुन रहे हो तो लगेगा सर सब कुछ तो याद नहीं, लेकिन बाद में आप भूल जाओगे। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो कि चार नंदा वन में या नंदा डायग्नोसिस में चार कैटेगरी डिवाइड की गई है, जिसको हम पहला फर्स्ट वन को हम प्रॉब्लम फोकस्ड बोल सकते हैं या एक्चुअल डायग्नोसिस बोलते हैं, सेकंड वन को हम रिस्क डायग्नोसिस बोलते हैं, थर्ड वन को हम हेल्थ प्रमोशन या वेलनेस डायग्नोसिस बोलते हैं, और फोर्थ वन को हम सिंड्रोम डायग्नोसिस भी बोलते हैं, सिंड्रोम डायग्नोसिस बोला जाता है। चलिए ठीक है, क्या है ये प्रॉब्लम फोकस्ड डायग्नोसिस, समझिएगा मेरी बात। कोई भी स्टेटमेंट जो आप बना रहे हो, समझिएगा मेरी बात, क्या है प्रॉब्लम फोकस्ड या एक्चुअल डायग्नोसिस किसको बोला जाता है, ये क्या हो सकता है? तो इट इज अ स्टेटमेंट अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम, समझना मेरी बात, हेल्थ प्रॉब्लम दैट द क्लाइंट हैज, जो क्लाइंट के पास है, मतलब एक स्टेटमेंट, किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रॉब्लम फोकस्ड डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं या एक्चुअल डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं। क्या है एक्चुअल डायग्नोसिस या प्रॉब्लम फोकस्ड डायग्नोसिस? तो एक स्टेटमेंट है अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम दैट क्लाइंट हैज, जो क्लाइंट के साथ है, जो क्लाइंट को जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी हेल्थ कंडीशंस हैं, पेशेंट की जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो क्लाइंट के साथ है, एंड कुड बेनिफिट फॉर नर्सिंग केयर, जो कि नर्सिंग केयर देने से ठीक हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम फोकस्ड या एक्चुअल डायग्नोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्चुअल डायग्नोसिस। और समझने की बात है, और कैसे समझा जा सकता है, इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो नर्सिंग क्या है? द प्रॉब्लम फोकस्ड नर्सिंग डायग्नोसिस डिस्क्राइब अ क्लिनिकल जजमेंट कंसर्निंग एन अनडिजायरेबल ह्यूमन रिस्पॉन्स टू द हेल्थ कंडीशन लाइफ प्रोसेस दैट एग्जिस्ट इन अ इंडिविजुअल फैमिली और कम्युनिटी। सीधा सीधा समझो, इतना लंबा चौड़ा समझने की बात अगर नहीं समझ में आ रही तो ऐसे समझिए कि एक जो भी प्रॉब्लम निकल कर आया, कहां पे हेल्थ कंडीशन, लाइफ प्रोसेस में, ह्यूमन रिस्पॉन्स में, जो भी आप एक फैमिली में देखते हो, कम्युनिटी में देखते हो, एक इंडिविजुअल में देखते हो, जो भी प्रायोरिटी बेस्ड पे जिसको हमको रखना है, मतलब जो भी क्लिनिकल जजमेंट निकल कर आया, जो पेशेंट का जो एक्चुअल कंडीशन है उसकी यहाँ पे बात हो रही है, उसकी यहाँ पे क्या हो रही है? बात हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? जो भी एक्चुअल प्रॉब्लम जो निकल कर आ रहा है पेशेंट का, उसको हम प्रॉब्लम फोकस्ड या एक्चुअल डायग्नोसिस करते हैं। क्लियर है? चलिए, सेकेंड टाइप ऑफ डायग्नोसिस में हम बात करते हैं रिस्क डायग्नोसिस। रिस्क डायग्नोसिस क्या हो सकता है? अब हो सकता है कि पेशेंट, अभी आपने जो डाटा लिया उससे ये देखने को मिला कि पेशेंट के साथ अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर में हो जाए। प्रॉब्लम फोकस्ड में क्या था? अभी जो मौजूद है जो प्रॉब्लम, उसकी बात हमने की, जो प्रॉब्लम अभी मौजूद है, जो एक्चुअल में पेशेंट अभी जिस चीज से जूझ रहा है, जिस चीज को झेल रहा है, वो प्रॉब्लम फोकस्ड डायग्नोसिस, वो एक्चुअल डायग्नोसिस। लेकिन जो बाद में होने के चांसेस हैं, जिसके मतलब रिस्क पे है पेशेंट, क्या बोलेंगे? पेशेंट रिस्क पे है, उस डायग्नोसिस को हम रिस्क डायग्नोसिस। अभी पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, अभी पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है बाद में हो जाए। एग्जांपल, उसका पेशेंट का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है ना, एलडीएल बढ़ा हुआ है, एचडीएल कम हो रहा है, तो हो सकता है कि पेशेंट के साथ अर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाए, प्लेक का फॉर्मेशन उसकी आर्टरी में हो जाए, स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है, उसकी आर्टरीज में डिपोजिशन हो जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं अभी हो गया, अभी नहीं हुआ है, बढ़ा हुआ है, स्लाइटली इंक्रीज्ड है, तो हो सकता है इन फ्यूचर में पेशेंट को ये कुछ ऐसा कुछ देखने को मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्क डायग्नोसिस। लेकिन अभी पेशेंट के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, अभी अगर होता तो उसको हम प्रॉब्लम फोकस्ड में रखते या एक्चुअल डायग्नोसिस में रखते, बाद में होने के चांसेस हैं उसको हम रिस्क डायग्नोसिस में बोलते। अब एक और चीज समझिएगा, कैसे क्या समझा जा सकता है रिस्क डायग्नोसिस के बारे में। रिस्क डायग्नोसिस इज अ स्टेटमेंट अबाउट अ हेल्थ प्रॉब्लम दैट द क्लाइंट डजंट हैव इट, मतलब अब तक पेशेंट के साथ नहीं है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें पेशेंट की, जो एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम को डिफाइन तो करता है, लेकिन वो पेशेंट अभी उस प्रॉब्लम से गुजर नहीं रहा है, अभी तक पेशेंट के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, बट इज एट हायर और नॉर्मल रिस्क। आइदर वो हायर रिस्क पे हो सकता है या नॉर्मल रिस्क। हो सकता है कि पेशेंट को बाद में हो जाए। अब उसमें दो चीजें हो सकती है, पेशेंट वो हायर रिस्क पे है कि हाँ हो ही जाएगा, या फिर नॉर्मल रिस्क पे है कि नहीं हो सकता है, बट अगर थोड़ा आप प्रिवेंशन करो तो आप बच सकते हो, है ना। ऐसा अगर सिचुएशन देखने को मिलता है ऑफ डेवलपिंग इन द नियर फ्यूचर, मतलब आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में हो सकता है पेशेंट के साथ कुछ अनहोनी हो, कुछ प्रॉब्लम देखने को मिले। अनहोनी का मतलब ये मत सुना राम नाम सत्य हो, मैं क्या बता रहा हूँ, कोई डिजीज हो
अनहोनी का मतलब मेरा यहाँ अनहोनी बोलने का मतलब ये था कि कोई डिजीज हो सकता है, अभी तो नहीं है पेशेंट के साथ, लेकिन कुछ दिनों में हो जाए। क्यों? क्योंकि जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि पेशेंट का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, एचडीएल कम है ना? तो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, प्लेक का फॉर्मेशन हो रहा है। आने वाले समय पेशेंट का हो सकता है उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज देखने को मिले, अर्थरोस्क्लेरोसिस देखने को मिले, है ना? कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप के हम जो डायग्नोसिस देखते हैं, इस टाइप के डायग्नोसिस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस टाइप के डायग्नोसिस को हम रिस्क डायग्नोसिस बोलते हैं। चलिए एग्जांपल ग्रुप में भी मैंने एक यहाँ पे लिखा है, रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू अल्टर्ड मोबिलिटी एंड डिसओरिएंटेशन। मतलब इंजरीज की वजह से हो सकता है पेशेंट की मूवमेंट में प्रॉब्लम है ना, तो ये रिस्क में हो सकता है। और समझिएगा हेल्थ प्रमोशन की बात करते हैं। जो थर्ड कैटेगरी जो रखी गई है नंदा डायग्नोसिस के अंदर, जिसको हम हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस भी बोल सकते हैं, हेल्थ प्रमोशन बोलते हैं। हेल्थ प्रमोशन क्या है? अब जो हेल्थ प्रमोशन का मतलब आप सब समझ रहे होगे हेल्थ प्रमोशन एक्चुअली में है क्या। बार बार ये चीजें रिपीट होती है, बार बार चीजें बोली जाती है, हेल्थ प्रमोशन हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन का मतलब सुधार करना, आइदर वो बीमारी हो चुकी है तो मतलब ट्रीटमेंट के बाद हेल्थ प्रमोशन, या बीमारी होने से पहले का हेल्थ प्रमोशन। फॉर एग्जाम्पल हम आपको ये बोल रहे हैं कि लो सोडियम डाइट आप लिया कीजिए, आप अगर हाइपरटेंशन से बचना चाहते हैं तो। लो फैट डाइट लिया कीजिए अगर आपको कोलेस्ट्रॉल से प्रेम ना हो तो। आप लो फैट ऐसे फूड को लिया कीजिए, डैश डाइट फॉलो किया कीजिए जिसमें कि फैट की वॉल्यूम कम हो। ऐसी चीजों आप कंज्यूम किया कीजिए जिससे आपकी ट्राइग्लिसराइड, फ्राइड फूड नहीं लिया कीजिए जिससे आपका ट्राइग्लिसराइड कम हो जाए, एलडीएल कम रहे, और आपको इन फ्यूचर में हो सकता है आप इन सब बीमारियों से बच सकते हैं, लाइक हार्ट की कुछ प्रॉब्लम से बच सकते हैं या मल्टीपल चीज, ओबेसिटी से बच सकते हैं। तो ये क्या था? तो बच्चे ये एक हेल्थ प्रमोशन था। ये क्या था? हेल्थ प्रमोशन था कि मैंने उसके बचाव के लिए उसको बताया कुछ चीजें, मैंने उसकी उस किसी भी बीमारी से बचने के लिए जब हम कोई चीज करते हैं उसको हम हेल्थ प्रमोशन में रखते हैं। इसको हेल्थ प्रमोशन में रखते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है हेल्थ प्रमोशन या नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? एक क्लिनिकल जजमेंट किसी के लिए कंसर्निंग पेशेंट्स मोटिवेशन एंड डिजायर टू इंक्रीज वेलबींग एंड एक्चुअल हेल्थ पोटेंशियल, ह्यूमन हेल्थ पोटेंशियल, है ना। हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस मे बी अप्लाई टू इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप और कम्युनिटी। सेम चीजें जो ह्यूमन, किसी पे भी आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ गया, अगर आप बीमार हो ही गए तो बीमार होने के बाद भी हम हेल्थ प्रमोशन को यूज कर सकते हैं। मतलब अब हमें दोबारा से तो बीमार नहीं होना, ऐसा तो नहीं है कि कोई एक प्रॉब्लम्स आए, फॉर एग्जांपल आपकी हार्ट की कुछ कंडीशंस खराब हो गई, प्लेक का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, और अब आपने क्या कर दिया, आपने ट्रीटमेंट करवाया, एंजियोप्लास्टी हो गई, स्टंट लगा दिया गया, बाईपास, कोरोनरी बाईपास ग्राफी कर दी गई, और उसके बाद फिर से आप हाई फैट हाई लिपिड का फूड आप लेना शुरू कर दिए ताकि कोई और आर्टरी जाकर के ब्लॉक। नहीं, तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे? तो अब इससे बचने के लिए भी हम कुछ हेल्थ प्रमोशन करेंगे। आपको किन किन चीजों से बच के रहना है, ये सब चीजें भी पेशेंट को बताई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया जाता है ना, क्या बताया जाता है? डॉक्टर के पास जब आप जाते हो, आप ये खाना, ये मत खाना, वो चीज लेना, वो चीज मत लेना, ये चीज यूज करना, वो चीज यूज नहीं करना। इसको क्या बोलते हैं? यही तो है हेल्थ प्रमोशन। ये दोनों टाइम पे हम कर सकते हैं। हेल्थ बीमार होने से पहले भी दे सकते हैं और बीमार होने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या था बच्चों? ये था हमारा थर्ड कैटेगरी, जिसको हमने क्या बोला? हेल्थ प्रमोशन। फोर्थ टाइप में जो आता है उसको हम बोलते हैं सिंड्रोम डायग्नोसिस। व्हाट इज द सिंड्रोम डायग्नोसिस? नर्सिंग डायग्नोसिस का चौथा हिस्सा जिसको हम सिंड्रोम डायग्नोसिस बोलते हैं, क्या है? एक क्लिनिकल इवैल्यूएशन है ऑफ अ सेट ऑफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स टू द रिस्क एंटिसिपेटेड टू राइज फ्रॉम द स्पेसिफिक सिचुएशन और इवेंट। मतलब अभी जो इवेंट है, अभी जो स्पेसिफिक सिचुएशंस है, हो सकता है आने वाले टाइम में उसकी वजह से कोई और बीमारी हो जाए, उसकी वजह से कोई और डिजीज कंडीशंस जनरेट हो जाए, उसकी वजह से कोई और बीमारी हो जाए। मतलब अभी तो बीमारी नंबर ए था मौजूद, बीमारी ए की वजह से, डिजीज ए की वजह से डिजीज बी हो सकता है, डिजीज सी हो सकता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम सिंड्रोम डायग्नोसिस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंड्रोम डायग्नोसिस बोलते हैं। मतलब जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो रिस्क, जिस रिस्क पे हो, एंटिसिपेटिंग टू राइज फ्रॉम अ स्पेसिफिक सिचुएशन और इवेंट, है ना। तो ऐसा अगर देखने को मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सिंड्रोम डायग्नोसिस करते हैं। चलिए, कुछ कंपोनेंट्स हैं आपके नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर जिसको यूज करना है, जिसको यूज करके हम नर्सिंग डायग्नोसिस का फॉर्मेशन करते हैं। नर्सिंग कंपोनेंट्स ऑफ नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस के कुछ जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो सकती है? तो इसमें तीन चीजें हम फॉलो करते हैं। PES,
PES का मतलब जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस आप जो बनाते हो या जो आप लिखते हो उसकी हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले तो हम उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब जो प्रॉब्लम था, जो दिक्कत आ रही थी उसकी हम बात कर रहे हैं। दिक्कत क्या आ रही थी? फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पे लिखा है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। अगर आप ऐसा ही बनाते हो तो इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज ये क्या आ गई? तो सर ये एक प्रॉब्लम है। ये क्या है? एक प्रॉब्लम है। यहां अगर आपको फॉर ये देखने का मतलब मन है तो ये आप देखो क्या है, एक डायग्नोस्टिक लेवल जो एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट हो सकता है। क्लाइंट का जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसकी हम यहाँ पे बात कर रही है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? तो सर इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज इम्पेयर्ड हो गया, मतलब रुकावट आ रही है उसकी। दूसरी चीजें क्या हो सकती है? तो सेकेंड चीज में हम जो सेकेंड स्टेप्स हैं या जो इसके जो फॉर्मेट जो है इसमें जो हम क्या बात करते हैं, ई की बात करते हैं। ई फॉर इटियोलॉजी या रिलेटेड फैक्टर्स की हम बात कर सकते हैं। इटियोलॉजी मतलब जिसकी वजह से हो रहा है। अब ये इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज किसकी वजह से हो रहा है? तो रिलेटेड टू डिक्रीज लंग कैपेसिटी, लंग की कैपेसिटी कम हो गई है जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज इंपेयर्ड हो गया। क्लियर है? तो दो चीजें हो गई। तीसरी फॉर्मेट में हम बात करते हैं किसकी? एस की। एस फॉर साइन, साइन सिम्टम्स कुछ भी हम बात कर सकते हैं। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर सकते हैं, जिसमें एविडेंस को हम देखते हैं। क्या एविडेंस है आपके पास कि लंग की कैपेसिटी कम हो गई और जिसकी वजह से इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज हो रहा है? तो सर यहां देखिए ना सर, हमने क्या कर दिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग देखने को मिल रहा है उसके अंदर, या SpO2 क्या हो रहा है? कम हो रहा है। SpO2 क्या हो रहा है? कम। किससे कम हो रहा है? लेस देन 90%, लेस देन 90% से कम हो रहा है। तो लंग की कैपेसिटी कम थी, लंग की कैपेसिटी कम होने की वजह से क्या हो रहा है? तो इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज हो रहा है और इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज की वजह से ये चीजें देखने को मिल रही है। क्लियर है? तो ये चीज, तो तीन फॉर्मेट्स होते हैं, तीन फॉर्मेट्स आपको या तीन कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं नंदा डायग्नोसिस के अंदर, जिसको हम P, E और S के रूप में याद रखते हैं। P फॉर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, E फॉर इटियोलॉजी और S फॉर साइन एंड सिम्टम्स। क्लियर बच्चों? तो ये तीन स्टेटमेंट हो सकते हैं, तीन कंपोनेंट्स हो सकते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस का। चलो, कुछ रूल्स भी हैं जो नर्सिंग डायग्नोसिस जब आप बनाते हो तो हम कुछ रूल्स का भी ध्यान रखना है। नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते समय क्या हो सकता है? नर्सिंग डायग्नोसिस कभी भी क्या नहीं हो सकता सर? नर्सिंग नीड पे डिपेंडेंट नहीं होगा। किस पे होगा? क्लाइंट रिस्पॉन्स पे। जो भी आप नर्सिंग डायग्नोसिस बनाओ उसको हमेशा क्लाइंट्स रिस्पॉन्स के टर्म पे बनाओ, नर्सिंग नीड्स के टर्म पे मत बनाओ। मतलब नर्सिंग के लिए क्या जरूरी है, नर्सिंग नीड्स क्या है, उसको ध्यान में नहीं रखना। ध्यान में किसको रखना? क्लाइंट्स की नीड क्या है। क्या ध्यान में रखना? क्लाइंट्स की नीड। इसको थोड़ा हम और आगे इलेबोरेट करेंगे, थोड़ा वेट करो। फिर क्या करना है? हम रिलेटेड टू लिख सकते हैं। किसके जगह पे? ड्यू टू या काउज्ड बाय हम नहीं लिखते हैं। जब भी दो चीजों को कनेक्ट, दो स्टेटमेंट को, फर्स्ट टू पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट को अगर कनेक्ट करना है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट को अगर जोड़ना है हमारे, तो हम रिलेटेड टू लिखेंगे। जैसे आपने भी प्रीवियसली स्लाइड में अभी हमने देखा कि हमने क्या देखा? इंपेयर्ड गैस एक्सचेंजेस रिलेटेड टू डिक्रीज लंग कैपेसिटी। मतलब दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हमने किस वर्ड का यूज किया? हमने रिलेटेड टू का यूज किया, हमने ड्यू टू या काउज्ड बाय का यूज नहीं। ठीक है? तो कभी भी नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर ड्यू टू या काउज्ड बाय का हम यूज नहीं कर सकते। और भी चीजें हैं, और भी क्या है? अवॉइड यूजिंग सिंगल क्यूज एट फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। मतलब एक क्यूज का मतलब होता है संकेत। एक ही संकेत को नहीं लिखना है। मतलब जो भी फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट है उसमें, और एक और चीज है, बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करना है। एक और चीजें हैं, डू नॉट इन, कहा गया ये भी मैंने ये डाला है यहाँ, द टू पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट शुड नॉट मीन द सेम थिंग। मतलब जो भी दो पार्ट है आपके स्टेटमेंट का, जो भी आपके स्टेटमेंट्स के जो पार्ट है, उस पार्ट को सेम थिंग में नहीं लिखना। मतलब ऐसा ना हो कि दोनों का मतलब सेम ही निकल कर आ जाए। चलिए, तो हमें ये चीजें देखनी है। क्लियर है? चलिए, और क्या चीजें हो सकती है? तो दो चीज, हाँ, तो हमने क्या बात की कि दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए, या जब हम दो चीज आप लिख रहे हो तो दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। और क्या हो सकता है? स्टेट डायग्नोसिस क्लियर और कंसाइज। मतलब क्लियर लिखिए, कंसाइज लिखिए, ज्यादा बड़ा होने के लिखने की जरूरत नहीं है, छोटे फॉर्म्स में भी काम चल सकता है। कभी भी मेडिकल डायग्नोसिस को नर्सिंग डायग्नोसिस में ऐड नहीं करना है। तो ये 10 रूल्स हैं, कुछ 10 रूल होते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के, ये आप पढ़ सकते हो, इसको आप यूज कर सकते हो। वेरी गुड। अब हम आगे जो बात करते हैं, इसके अगले कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस की जो हम बात कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं नर्सिंग प्लान। मतलब जो प्लानिंग होती है। प्लानिंग का मतलब क्या है?
प्लानिंग का मतलब यह है कि अब तक जो भी डायग्नोसिस हमने बनाया, मतलब सबसे पहले तो कहां से शुरुआत हुई थी हमारी? सर असेसमेंट से शुरुआत हुई थी। असेसमेंट में क्या देखा हमने? सर हमने डाटा कलेक्ट किया। उसके बाद क्या कर रहे थे? सर उसके बाद हमने नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया। इसी डाटा से हमने प्रॉब्लम्स को निकाला और उसी प्रॉब्लम से हमने नर्सिंग डायग्नोसिस को बनाया। मतलब ये क्या था? सर एक प्रॉब्लम ही तो था। नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब क्या है? जो भी क्लाइंट का प्रॉब्लम है, तो जो भी डाटा निकल कर आया उससे जो भी प्रॉब्लम्स हमने निकाला, अब इस प्रॉब्लम को हमें क्या करना है? सर ठीक करने के लिए, केयर देने के लिए पेशेंट को, ये जो पेशेंट इस जो भी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जूझ रहा था, उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? तो अब हम प्लान बनाएंगे। प्लान किसका बनाएंगे? प्लानिंग करेंगे। किस चीज का प्लानिंग करेंगे? सर केयर देने का प्लानिंग करेंगे। क्लियर है? चलिए इसको देखते हैं क्या है प्लानिंग और प्लानिंग कैसे किया जाता है। तो बच्चों एक चीज याद रखना, प्लानिंग सबसे पहले जो भी करना है, प्लानिंग हम किस बेस पे करते हैं? तो बच्चों प्लानिंग हम करते हैं प्रायोरिटी के बेस पे। मतलब अब जो भी डाटा निकल कर आया उसमें हर चीज प्रायोरिटी पे रखने वाली तो नहीं होगी। मतलब कुछ चीजें ऐसी होगी जिसको, हाँ पेशेंट का जो भी प्रॉब्लम है हर चीजों को ठीक करना है, लेकिन आप अब उसमें क्या करोगे? सर सबसे पहले तो हम प्रायोरिटी फिक्स करेंगे। प्रायोरिटी कैसे फिक्स करेंगे? तो आपने एक मेथड पढ़ा होगा, हायरार्की मॉडल्स, है ना? चलिए अभी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा पहले देख लेते हैं इसको क्या है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द पेशेंट नर्सिंग डायग्नोसिस, मतलब जो नर्सिंग जो भी प्रॉब्लम्स, पेशेंट का जो प्रॉब्लम्स था उसकी बात कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स निकल कर आए, नर्स क्या करती है? नर्स प्रायोरिटाइज करती है द डायग्नोसिस, सेट पेशेंट सेंट्रल गोल्स। मतलब अब नर्स क्या करेगी? एक नर्स अब जो भी प्रॉब्लम निकल कर आए उस प्रॉब्लम को अब कहीं ना कहीं प्रायोरिटी के बेस पे अरेंज करेंगी। मतलब कौन चीज पहले करना, किस चीज को फर्स्ट नंबर पे रखना, किस चीज को सेकंड नंबर पे रखना, किस चीज को थर्ड नंबर पे रखना, किस चीज को फोर्थ पे रखना, किसको फिफ्थ पे रखना, किसको सिक्स्थ पे रखना, इसकी बात हो रही है। ठीक है? तो क्या करना है? तो प्रायोरिटी देना है। प्रायोरिटी के बेस पे करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं ये भी समझिएगा मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, जो बिल्कुल इरिटेट है। इरिटेट का मतलब सर हेडेक है, बहुत हेडेक हो रही है, या बहुत पेन हो रहा है ना? दूसरा उसी पेशेंट को क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तो आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो? ब्लीडिंग हो रही है। क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है। तो ब्लीडिंग है, दूसरी एक है पेन, दूसरी है ब्लीडिंग, तो प्रायोरिटी किसको दोगे? सर पहले तो हमें ब्लीडिंग रोकनी है। उसका सेकंड, दूसरा एग्जांपल समझो। दूसरा एग्जांपल कैसे? एक पेशेंट है जिसको क्या है, जिसको क्या हो रही है? सर उस पेशेंट को सबसे पहले नौजिया हो रहा है, या फिर उस पेशेंट को, चलो ठीक हम सेम रख रहे हैं, बॉडी पेन हो रहा है। वो पेशेंट आपको बॉडी पेन का कंप्लेन कर रहा है, और साथ साथ क्या हो रहा है? पेशेंट की जो एसपीओ2 है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? तो सर हम पहले प्रायोरिटी देंगे एसपीओ2 को ठीक करेंगे, बॉडी पेन तो बाद में देख लिया जाएगा, है ना? तो ऐसी चीजों को क्या करना है? प्रायोरिटी देना है, जिससे पेशेंट की लाइफ को बचाया जा सके। वेरी गुड। हाँ, तो किसकी बात कर रहे थे कि जो थर्ड स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस है, ये क्या होती है? प्लानिंग। प्लानिंग इज द थर्ड स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, जिसमें हम जो भी प्रॉब्लम्स निकल कर आए उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए प्लान बनाते हैं। क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं। इन प्लानिंग गोल एंड इंटरवेंशन विल बी सेट टू सोल्व और रिड्यूस क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम्स। मतलब जो भी क्लाइंट्स के हेल्थ के प्रॉब्लम्स आए, जो भी क्लाइंट हेल्थ, जो भी प्रॉब्लम्स निकल कर बाहर आए पेशेंट के, क्लाइंट्स के हेल्थ के रिगार्डिंग, उसको हम क्या करते हैं? सोल्व करने के लिए एक प्लान करते हैं, गोल सेट करते हैं और इंटरवेंशन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कैसे हम इसको प्रायोरिटी कर सकते हैं। मेथड ऑफ प्रायोरिटी क्या हो सकती है? तो मेथड ऑफ प्रायोरिटी में तीन चीजें होती है। पहला हाई, दूसरा इंटरमीडिएट और तीसरा लो इंपॉर्टेंस। मतलब तीन हिस्से में हमने प्रायोरिटी को बांटा। तीन हिस्से में कैसे कैसे बांटा? पहला फर्स्ट जो हमने क्या देखा, हाई प्रायोरिटी में किसको रखा जाएगा? अगर एयरवे स्टेटस को, आप एयरवे स्टेटस जैसा मैंने आपको बताया, एसपीओ2 कम हो रहा है, रिस्पायरेशन कम हो रहा है, रिस्पायरेशन रेट बिल्कुल कम हो गया, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट की सेफ्टी हो सकती है और पेन हो सकती है। लेकिन अगर इन सब चीजों में भी प्रायोरिटी देखना हो तो किसको देखोगे? सर सबसे पहले एयरवे। जिंदा बचा तो पेन भी ठीक हो जाएगा। ठीक है? हाँ, तो सबसे पहले किसको रखना है? सबसे पहले किसको रखना है? एयरवे स्टेटस को।
चलिए, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखने हैं, और इसको हम कहाँ रखते हैं, ऐसे चीजों को सब हमेशा हाई प्रायोरिटी पे रखते हैं। सेकंड, यहां देखिए, प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट बाई कंसिडरिंग पेशेंट्स इमीडिएट नीड अबाउट ABC। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ये इसको आपको क्या देना है, प्रायोरिटी पे रखना है। चलिए, कुछ एग्जांपल्स भी है यहाँ पे, रिस्क ऑफ वायलेंस, इंपेयर्ड गैस एक्सचेंजेस, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक फंक्शंस आर द प्रायोरिटी ऑफ हाई प्रायोरिटीज नर्सिंग केयर। दूसरा जो है वो है आपका इंटरमीडिएट प्रायोरिटी। इंटरमीडिएट प्रायोरिटी में हम किस चीज को रखेंगे, तो ऐसे चीजों को रखेंगे जो नॉन लाइफ थ्रेटनिंग हो, नॉन इमरजेंट हो, और नॉन इमरजेंट नीड ऑफ द पेशेंट, नॉन लाइफ थ्रेटनिंग नीड ऑफ द पेशेंट को हम इंटरमीडिएट प्रायोरिटी पे रखते हैं। लाइक एग्जांपल में क्या ले सकते हो आप, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को आप लिख सकते हो, जिसको हम इंटरमीडिएट डायग्नोसिस में रखते हैं। द नर्सिंग स्टाफ विल कंटिन्यू मॉनिटर करती है इसके लिए, किसके लिए, वुंड हीलिंग को कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग पे रखा करती है, इस चीज के लिए ताकि कोई वुंड में कोई इन्फेक्शन ना आए। ठीक है, तीसरा, थर्ड जो टाइप्स होता है, या थर्ड जो प्रायोरिटी का जो थर्ड कंपोनेंट है वो क्या है, लो प्रायोरिटाइज मेथड। क्या है थर्ड मेथड, तीसरा है वो है लो प्रायोरिटी। लो प्रायोरिटी में हम किसको रखते हैं, तो आर नॉट ऑलवेज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्पेसिफिक इलनेस और डिजीज या प्रोग्नोसिस बट अफेक्ट पेशेंट फ्यूचर वेलबींग। मतलब आने वाले समय पेशेंट को प्रॉब्लम वो चीजें क्रिएट कर सकती है, अभी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उस चीजों को हम लो प्रायोरिटी पे रखते हैं। मेनी लो प्रायोरिटी डायग्नोसिस फोकस ऑन पेशेंट्स लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर, मतलब जो लंबे समय तक अगर कोई प्रॉब्लम चलने वाली है पेशेंट को, उसको हम लो प्रायोरिटी पे रखेंगे, है ना। अभी इससे पेशेंट को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है पेशेंट को, बाद में हो सकती है, उसको हम बाद में भी देखा जा सकता है। क्लियर, आप एग्जांपल में देख सकते हो, नोट में एक चीज मैंने लिखा है, द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी चेंजेस एज पेशेंट कंडीशन, मतलब एंड नीड, पेशेंट की जैसे भी नीड बदलेगी, पेशेंट की जो कंडीशन चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी भी बदलेगी। ये चीज हमेशा याद रखना। समटाइम्स ये मिनट्स में हो सकता है, सेकंड्स में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, वीक्स में हो सकता है, मंथ्स में हो सकता है। तो प्रायोरिटी जो आपने सेट किया है, ऐसा नहीं है कि प्रायोरिटी अभी आपने जो सेट कर दिया कि इसी प्रायोरिटी पे हमें पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी है और 1 घंटे बाद भी रह जाए, नहीं, पेशेंट की कंडीशन हर मिनट चेंज हो सकती है। कभी कभी तो आपने जो प्रायोरिटी बनाई वो समटाइम्स 1 मिनट में ही चेंज हो जाएगा, और वो हमें, क्योंकि वो हमेशा प्रायोरिटीज जो डिपेंड करता है वो पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है। क्लियर, तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी चेंज हो सकता है एज पेशेंट कंडीशंस और नीड चेंज हो जाएगा। जैसे भी पेशेंट का कंडीशन चेंज होगा, उसकी नीड्स चेंज होगी, कहीं ना कहीं किसी समय तो 1 मिनट में भी ऐसा हो सकता है। सो ईच टाइम यू विंग ए सीक्वेंस ऑफ केयर सच एज एट द बिगिनिंग ऑफ द शिफ्ट और ड्यूरिंग द विजिट, इट इज इंपॉर्टेंट टू रीऑर्डर प्रायोरिटी। मतलब जब भी आप शिफ्ट में जाते हो, जब भी आप विजिट पे जाते हो, जब भी आप राउंड पे जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, प्रायोरिटीज को देखते रहना है, और उसी प्रायोरिटीज पे नर्सिंग डायग्नोसिस की जो प्लानिंग है वो नर्सिंग प्रोसेस की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग को हम बनाते हैं। और इसी प्लानिंग के फेज में कहीं ना कहीं हम एक और चीज करते हैं जो है नर्सिंग केयर प्लान। क्या बनाते हैं हम, एक नर्स क्या बनाती है, नर्सिंग प्रोसेस की जो प्लानिंग वाला फेज है, इसी प्लानिंग वाले फेज में ही एक नर्स क्या करती है, नर्सिंग केयर प्लान का फॉर्मेशन करती है। एक और चीज, अभी जिस वक्त के बारे में हमने बात की जिसके बारे में अभी हमने बात की कि जो प्रायोरिटी हमें देनी है वो किसके बेसिस पे होगा, तो बच्चों वो मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड के बेसिस पे ही होगा, जिसमें सबसे पहले क्या रखा गया है, तो एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, ये सभी चीजें क्या है, ये सभी फर्स्ट प्रायोरिटी में है। फिर सेफ्टी, फिर लव एंड बिलोंगिंग, फिर सेल्फ स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक आप पहुंचते हो। क्लियर है, तो हमेशा इस चीज को आप नजर में रखिएगा, जब भी आप पेशेंट का केयर कर रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो, तो प्रायोरिटी पे ध्यान देना है कि पेशेंट की हाई प्रायोरिटी क्या है, इंटरमीडिएट प्रायोरिटी क्या है और लो प्रायोरिटी में क्या है। चलो ठीक है, अब कुछ टाइप्स ऑफ प्लानिंग हो सकती है। प्लानिंग के जो टाइप हैं हम इसकी बात करते हैं। चलिए, आपने तो प्रायोरिटी पे अपने प्लानिंग्स को तो सेट कर दिया कि हम प्लानिंग जो कर रहे थे पेशेंट को ट्रीट करने का, उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने सेट कर दिया। किस बेस पे हमने क्या सेट कर दिया, सर हमने ये सेट कर दिया कि क्या चीजें हम कर सकते हैं, तो किस प्रायोरिटी पे कैसे सीक्वेंस में हम
वो पेशेंट को केयर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा स्लो तो हो गया है, तो भाई अब 2 घंटे से रेगुलर बोलने के बाद तो ऑब्वियसली थोड़ा स्लो हो जाएंगे। तो आप अब अगर आपको स्लो लग रहा हो तो थोड़ा फास्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। तो अब हम टाइप्स ऑफ प्लानिंग में हम बात कर रहे हैं। तो कितने टाइप्स ऑफ प्लानिंग होते हैं? 3 टाइप ऑफ प्लानिंग होते हैं, इनिशियल प्लानिंग, ऑनगोइंग प्लानिंग और डिस्चार्ज प्लानिंग। अब तक तो आपको अब इसको डिस्क्राइब करने की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अब तो हमें लगता है कि मोस्ट ऑफ देम अगर पूछा जाए तो मोस्ट ऑफ देम ये आंसर कर सकते हैं कि क्या है ये, है ना। इनिशियल प्लानिंग क्या हो सकती है, ऑनगोइंग प्लानिंग क्या हो सकती है, डिस्चार्ज प्लानिंग क्या हो सकती है। फिर भी जो लोग नहीं समझ पा रहे वो अभी देखिएगा क्या है इनिशियल प्लानिंग। द प्लानिंग डन इमीडिएटली आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट। जैसे ही अब आपको याद आ रहा होगा इनिशियल असेसमेंट क्या है। जिनको याद नहीं आ रहा है वापस से जाइए सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में, जिसमें हमने नर्सिंग असेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आप उसको एक बार फिर से देख लो कि इनिशियल असेसमेंट क्या है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट में हमने उसके बात किया है कि क्या क्या कितने टाइप के असेसमेंट होते हैं। तो इनिशियल असेसमेंट या इनिशियल प्लानिंग, इनिशियल असेसमेंट के दौरान, इनिशियल असेसमेंट के बाद तुरंत बाद हम जो भी प्लान करते हैं वो हमारा इनिशियल प्लानिंग कहलाता है ना। मतलब पेशेंट किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास गया, हेल्थ फैसिलिटीज में जाते हैं और किसी हॉस्पिटल में गया या आपके पास आ रहे हैं, तो जिस टाइम इनिशियल असेसमेंट आपने किया, इनिशियल असेसमेंट के दौरान जो कुछ भी निकल कर आया, जो कुछ भी आउटकम निकल कर आया, उससे जो कुछ भी आप बनाओगे वो इनिशियल प्लानिंग कहलाएगी। क्लियर? चलिए, इनिशियल प्लानिंग डन बाय द नर्स हु परफॉर्म एडमिशन असेसमेंट। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एडमिशन के दौरान जो इनिशियल असेसमेंट जो आपने किया था, उस टाइम जो भी प्रॉब्लम निकल कर आया, उस टाइम जो आप प्लानिंग करते हो वो इनिशियल प्लानिंग कहा जाता है। इन ऑर्डर टू प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम। अब फिर से प्रायोरिटी की बात आ गई। अभी मैंने आपको प्रायोरिटी के बारे में समझाया कि जो भी प्रायोरिटीज होगी उसके बेस पे इनिशियल असेसमेंट में जो भी प्रायोरिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स निकल कर आया, उसके बेस पे क्या करना है, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है और आपको प्लानिंग करना है। आइडेंटिफाई गोल्स एंड कोरिलेट नर्सिंग केयर टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। और फिर आप गोल्स आपको क्या गोल अचीव करना है, आप उसको क्या करिए, आप उसको मेंशन कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑन गोइंग प्लानिंग क्या होता है? तो ये क्या था? ये बच्चे हमारा इनिशियल प्लानिंग था कि शुरुआती क्षणों में, शुरुआती एडमिशन के टाइम पे, शुरुआती क्षणों में जो भी आपने असेसमेंट किया था, उस असेसमेंट से जो भी आउटकम निकल कर आए थे, जो भी प्रॉब्लम्स निकल कर आए थे, उसको आप एक प्रायोरिटी में पहले आप क्या करिए, एक सीक्वेंस में, एक प्रायोरिटी बेस्ड सीक्वेंस में आप उसको क्या अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद अब उस अरेंजमेंट से आप क्या कर सकते हैं, इनिशियल प्लानिंग कर सकते हैं। वैसे प्लानिंग को हम इनिशियल प्लानिंग बोलते हैं, है ना। जो भी इनिशियल डाटा था उसी डाटा के बेस्ड पर अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, इनिशियल प्लानिंग कहलाएगा। ऑनगोइंग प्लानिंग क्या होगा? द ऑनगोइंग प्लानिंग इज डन बाय ऑल नर्सेस हु गिव केयर टू द क्लाइंट। मतलब अब वार्ड में 10 नर्सेस होगी, शिफ्ट चेंज हो, सॉरी 10 नहीं, मतलब हाँ 10 हो सकती है, लेकिन जो शिफ्ट अभी 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 शिफ्ट 1 में कोई और नर्स थी, सेकेंड शिफ्ट में कोई और नर्स आई केयर करने के लिए पेशेंट को, किसी और नर्स को अलॉट कर दिया गया पेशेंट, थर्ड शिफ्ट में कोई और आ गई, फोर्थ में कोई और आ गई। तो इसकी हम बात कर रहे हैं कि कोई भी इसको ये कर सकता है। दे कैरी आउट डेली प्लानिंग बाय यूजिंग ऑनगोइंग असेसमेंट। जो भी ऑनगोइंग असेसमेंट है, ऑनगोइंग असेसमेंट से जो भी निकल कर आया जो प्रॉब्लम, उसको उसके बेस पे जो भी आप प्लानिंग करोगे वो ऑनगोइंग प्लानिंग कहलाएगा। फिर होता है डिस्चार्ज प्लानिंग। डिस्चार्ज प्लानिंग क्या है? डन फॉर द क्लाइंट आफ्टर डिस्चार्ज टू मीट हिज और हर नीड। मतलब डिस्चार्ज के टाइम पे जो भी पेशेंट का नीड होगा, उस पेशेंट के नीड के बेस पे जब आप कोई प्लानिंग बनाते हो, हम डिस्चार्ज प्लानिंग कहते हैं। इट इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर एंड शुड बी इंक्लूडेड इन एवरी क्लाइंट्स नर्सिंग केयर प्लान। मतलब जितने भी पेशेंट हैं सबके नर्सिंग केयर प्लान में ये होना ही चाहिए, ये होगा ही होगा या होना ही चाहिए। तो ये 3 टाइप के नर्सिंग प्लानिंग हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? तो इनिशियल प्लानिंग हो सकता है, ऑनगोइंग प्लानिंग हो सकता है और डिस्चार्ज प्लानिंग हो सकता है। तो ये 3 तरीके की प्लानिंग की जाती है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हो, दोबारा से इसको करवाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि सब स्लो होने का एक और ये भी कारण है क्योंकि काफी चीजें, नदी में बहुत सारी पानी बह चुकी है, काफी जिस चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ऑलमोस्ट हमने सब चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया, अब कुछ बचा ही नहीं। अब तो हर कुछ आपको ऑब्वियसली आराम से समझ में आ जाना चाहिए, फर्स्ट पार्ट से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन, या
हाँ, तो इम्प्लीमेंटेशन क्या है? तो अब ये डूइंग फेज है। क्या है? डूइंग फेज है, जो जैसा मैंने आपको इसी इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि क्या है इम्प्लीमेंटेशन। तो एक डूइंग फेज होता, मतलब अब जो भी आपने प्लानिंग किया, उस प्लानिंग को अब आपको क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। अब बहुत सोचने समझने का समय चला गया। अब जो कुछ भी हमने तैयारियां की, जो कुछ भी हमने प्रायोरिटी बेस्ड देखा, जो कुछ भी हमने असेसमेंट किया, हमने जो भी आउटकम्स आए पेशेंट्स के, और उसके बेस पे हमने जो प्रॉब्लम्स निकल कर आया, उसके बेस पे हमने एक नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया। नर्सिंग डायग्नोसिस को फिर हमने प्रायोरिटी बेस्ड पे सीक्वेंस में हमने उसको क्या किया, लिखा, और उसके बाद जिसको भी प्रायोरिटी के बेस पे हमको ट्रीट करना था, उस बेस पे हमने प्लानिंग किया, और अब हम उस चीज का क्या करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो अब जो भी प्लानिंग आपने की, उस प्लान को पुटिंग प्लान्स इनटू द एक्शन, मतलब प्लान्स को एक्शन में करना, या डूइंग स्टेज को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। क्या है इम्प्लीमेंटेशन? नर्स इज परफॉर्मिंग एन एक्शन टू अचीव आउटकम एंड द मेडिकल और नर्सिंग डायग्नोसिस टू विच नर्स इज अकाउंटेबल। मतलब अब आपको आउटकम चाहिए, मतलब आपने जो भी गोल सेट किया था, उस गोल को पाने के लिए आप जो भी काम करते हो, जो भी वर्क करते हो, जो भी केयर देते हो पेशेंट को, वो इम्प्लीमेंटेशन, वो क्या कहलाता? इम्प्लीमेंटेशन। आप जो करते हो उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लीमेंटेशन। वेरी गुड। अब हम अगली बात करते हैं। एक और वर्ड आता है इंटरवेंशन। क्या है? ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट्स और एक्शन परफॉर्म्ड बाय अ नर्स फॉर ए क्लाइंट टू इंप्रूव देयर हेल्थ स्टेटस। अब इंटरवेंशन के भी कुछ टाइप्स हो सकते हैं। क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? 3 टाइप के इंटरवेंशन हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन। सेकंड, डिपेंडेंट इंटरवेंशन। थर्ड, कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन। क्या है इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन? दोज एक्टिविटीज दैट नर्स आर लाइसेंस्ड टू इनिशिएट ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल, देयर एक्सपीरियंस, देयर नॉलेज, देयर स्किल्स के बेस पे अगर एक नर्स कोई भी काम करती है, मतलब खुद के दम पे अगर कोई फैसले लेती है, वो इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन कहलाता है। क्या? कैसा इंटरवेंशन? इंडिपेंडेंट है। वो किसके बेस पे की? वो अपने नॉलेज के बेस पे की, अपने स्किल्स के बेस पे कर रही है, अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे कर रही है, पास्ट हिस्ट्री, प्रीवियस एक्सपीरियंस जो भी था उसने उसको देखा था, और उसके बेस पे उसके जो भी स्किल्स डेवलप हुए, जो भी एक्सपीरियंस उसने लिया, उसके बेस पे जो इंटरवेंशन कर रही है, उसको हम इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन। डिपेंडेंट इंटरवेंशन में क्या होगा? तो अब आपको ऑर्डर दिया जाएगा फ्रॉम योर फिजिशियंस, है ना, जो भी लाइसेंस्ड फिजिशियंस हैं, उनके ऑर्डर को अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, उनके ऑर्डर को या उनके सुपरविजन में आप किसी भी चीज को क्या कर रहे हो? इंप्लीमेंट कर रहे हो, वो डिपेंडेंट इंटरवेंशन कहलाता। मतलब आपको किसी और पे डिपेंडेंट होना है, यहां पे अब आपकी स्किल्स की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर ने आपको लिख दिया 500 mg पीसीएम लगा दो, पीसीएम टैबलेट दे दो, आपने टैबलेट खोला, पेशेंट को दे दिया। कैसा इंटरवेंशन? डिपेंडेंट इंटरवेंशन। कैसा इंटरवेंशन? डिपेंडेंट इंटरवेंशन। वेरी गुड। तीसरा है कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन। व्हाट डू यू मीन बाय कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन? देखो, एक्शंस द नर्स कैरी आउट इन द कोलैबोरेशन विद द हेल्थ केयर टीम्स। ढेर सारा हेल्थ केयर टीम्स, जो भी आपकी जो हेल्थ केयर टीम्स है, उस हेल्थ केयर टीम्स के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके जो भी एक्शंस एक नर्स परफॉर्म करती है, उसको हम कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस बोलते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप्स हो सकते हैं नर्सिंग इंटरवेंशंस के। इंडिपेंडेंट, जिसमें नर्स स्वतंत्र है अपने डिसीजन के लिए, मतलब आप अपने नर्सिंग एक्सपीरियंस से, अपने वर्क एक्सपीरियंस से, अपने स्किल से, अपने नॉलेज से जो भी फैसले लेते हो, और इस फैसले को अगर आप इंप्लीमेंट करते हो, उसको हम इंडिपेंडेंट इंटरवेंशंस बोलते हैं। अगर आपको किसी लाइसेंस्ड फिजिशियन की ऑर्डर्स को अगर आप फॉलो कर रहे हो, या उसकी सुपरविजन में अगर आप काम कर रहे हो, और उसके द्वारा बताए गए चीजों को अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो वो डिपेंडेंट इंटरवेंशंस कहलाता। और थर्ड, जो हेल्थ केयर टीम्स के साथ मिलके अगर कोई काम किया तो एक नर्स कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस बोलते हैं। क्लियर बच्चों? ठीक। अब हम जो लास्ट पार्ट है, जिसको हम जो 5th स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन बोलते हैं। व्हाट इज इवैल्यूएशन? द फाइनल स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस होता है। क्या हो रहा है यार? इसको 5th स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस बोलते हैं। 5th स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। ये एक क्रूशियल, हाँ, एक और चीज शायद मैं बताना भूल गया। कहाँ थे हम?
इम्प्लीमेंटेशन पे। कहाँ थे हम? इम्प्लीमेंटेशन पे। इम्प्लीमेंटेशन में एक और चीज आपको करना है, वो जरूरी है, वो करना ही है। क्या आपने जो भी इंप्लीमेंट किया, जो भी आपने इंटरवेंशंस की, आप जो भी अप्लाई करोगे उसको डॉक्यूमेंटेशन करोगे। तो इवेल्युएशन से पहले एक और काम हो सकता है, हालांकि वो नर्सिंग प्रोसेस के, हाँ वो पार्ट है, नर्सिंग प्रोसेस के बीच में वो नहीं दिया जाता, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन का ही वो हिस्सा है। आप जो कुछ भी करोगे उसको आपको क्या करना है? तो बच्चे उसको आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। क्या करना है? डॉक्यूमेंटेशन। जो भी कुछ भी आपने इंप्लीमेंट किया उसको आप लिखिए, मैंने ये इंप्लीमेंट किया, तो उसको वो इम्प्लीमेंटेशन में हालांकि वही चीजें लिखी भी जाती है। वेरी गुड। तो अब क्या कर रहे हैं? जो फिफ्थ पार्ट में है, जो फाइनल स्टेप्स है हमारा नर्सिंग प्रोसेस का, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनल स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। एक क्रूशियल the final step of nursing process is a crucial to determine whether after application of first 4 step of nursing process plant's condition or well-being improves or not। मतलब जो भी आपने अब तक किया, प्रीवियसली जो भी 4 स्टेप्स को आपने देखा, इन 4 स्टेप की वजह से पेशेंट की हेल्थ कंडीशन, पेशेंट की जो प्रीवियस कंडीशन थी उसमें सुधार हुआ है या नहीं हुआ। अगर ना हुआ तो आपको फिर से करना पड़ेगा ये सब कुछ, आपको फिर से एक डायग्नोसिस बनानी होगी, फिर से पेशेंट को असेस करना होगा, फिर से डायग्नोसिस बनानी होगी, फिर से प्लानिंग करनी होगी, फिर से इंप्लीमेंटेशन करना होगा और फिर से इवैल्यूएशन करना होगा। इसकी बात भी हमने शायद फर्स्ट वीडियो में ही हमने इसके बारे में भी हमने डिस्कस हम कर चुके हैं। चलिए, तो अब प्रीवियस जो भी चार स्टेप्स थे, उस 4 स्टेप्स की वजह से अगर पेशेंट की कंडीशंस में सुधार हुआ है नहीं, इस चीज को इवैल्यूएट करने का समय है। कहां पे? इवैल्यूएशन। कहां पे? इवैल्यूएशन। देखो एक लाइन मैंने हिंदी में यहाँ पे मेंशन किया है, नर्स यह निर्धारित करने के लिए इवैल्यूएशन करती है कि आपके रोगियों ने या रोगी ने अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए हैं या नहीं। मतलब आप जो चाह रहे थे, आपका जो गोल था, आपने अपने गोल को अचीव किया है या नहीं, आपकी गोल की अचीवमेंट हुई है या नहीं, आपने जो प्लानिंग की, उस चीज को जो इंप्लीमेंट किया, उससे आपको डिजायरेबल रिजल्ट्स मिले या नहीं, इस चीज को इवैल्यूएट करती है। कहां पे? और इस एक और चीज में प्राप्त किए हैं या नहीं, कि नर्सिंग इंटरवेंशन पूरे हुए हैं या नहीं। मतलब जो भी आपने इंटरवेंशन किया है वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर? तो ये हम क्या करते हैं, ये हम इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो कितने स्टेप्स होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के? आंसर करना कमेंट में, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन अ नर्सिंग प्रोसेस, है ना। और व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट क्या है? व्हाट इज नर्सिंग डायग्नोसिस? नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? प्लानिंग क्या है? इम्प्लीमेंटेशन क्या है? और इवैल्यूएशन क्या है? ये सभी चीजों का आंसर आपको मुझे चाहिए। आप सब इस चीजों को आंसर करना कहां पे? कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड।